एक बार फिर आपका सम्यक के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारी जो क्लास है उसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास की, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता के अंतिम चरण को हम पढ़ रहे हैं, जो स्टार्ट होता है अगस्त प्रस्ताव से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। आज जो है सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि एक तो सबसे बड़ी घटना है उस समय की सेकेंड वर्ल्ड वार, और सेकेंड वर्ल्ड वार में जब भारतीय सेना को शामिल कर दिया जाता है तो उसी के साथ कांग्रेस जो है अपनी तमाम प्रांतीय सरकारों को इस्तीफा देने के लिए कह देती है। तो कांग्रेस का प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा। कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार थी, तो कांग्रेस की 8 प्रांतीय सरकारों का यहां पर इस्तीफा हो जाता है। यह घटनाक्रम होगा। यह घटना 1939 की है, और इसके एक साल बाद ही मैंने आपको पहले समझाया था कि 1937 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग जब किसी प्रांत में सरकार नहीं बना पाती है तो मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और 1940 में मुस्लिम लीग अपने लाहौर अधिवेशन में पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव पास कर देती है। पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव पास कर देती है मुस्लिम लीग 1940 के लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद यहां पर देखिए, एक और मुस्लिम लीग जो है अब भारत के विभाजन की ओर जा रही है। मुस्लिम लीग भारत के विभाजन की ओर बढ़ रही है। तो कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, ताकि भारत की आजादी के लिए कुछ किया जा सके। अब लॉर्ड लिनलिथगो को ऐसा लगेगा कि यार कांग्रेस ने अगर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया और सेना भारत में है नहीं, सेना सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर लड़ने के लिए बाहर गई है, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए वो भारतीयों को अपने साथ लेने के लिए एक प्रपोजल पास करता है, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर, अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव आएगा। और अगस्त प्रस्ताव के बाद अगस्त प्रपोजल के पॉइंट्स कुछ इस प्रकार के होंगे कि उससे कांग्रेस और ज्यादा नाराज होगी, और इसके बाद अगस्त प्रस्ताव से नाराज होकर कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होगा अक्टूबर 1940 के अंदर, जिसको दिल्ली चलो भी कहा जाता है। अब उसके बाद में हम देखें, व्यक्तिगत सत्याग्रह धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले लेगा। तो होगा उसके बाद, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसके बाद भेजा जाएगा भारत के अंदर क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन 1942 में हिंदुस्तान में आता है। 1942 में, 1942 में, 1942 के अंदर। अब क्रिप्स मिशन ने जो पॉइंट्स बताए उससे कांग्रेस फिर नाराज होगी, और इसके प्रत्युत्तर में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर। लेकिन इसी समय आपको पता होगा कि जब यह बात की जाती है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो मुस्लिम लीग को ऐसा लगता है कि अगर अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा। तो इस स्थिति में यहां पर विभाजन तेज गति से बढ़ता है, विभाजन की ओर मुस्लिम लीग तेज गति से बढ़ती है। तो विभाजन को रोकने के लिए भी प्रयास तेज गति से होते हैं। वो प्रयास कौन से हैं? तो उन प्रयासों में आएगा नंबर 1 राजगोपालाचारी फॉर्मूला। एक आएगा
राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ये आएगा 1944 के अंदर, राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 के अंदर। और इसी समय गांधी जिन्ना वार्ता भी होगी, गांधी जिन्ना वार्ता भी होगी, जिसमें गांधी जो है लगभग 20 दिन तक जिन्ना से वार्ता करेंगे। और इसी समय एक और आता है जिसको हम कहते हैं देसाई लियाकत समझौता, एक आएगा देसाई लियाकत समझौता, देसाई लियाकत एग्रीमेंट, यह भी इस पार्ट में आएगा। अब आप देखिए, जब अंग्रेजों को लगेगा कि यार बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, तो उस समय का वायसरॉय वेवेल एक योजना प्रस्तुत करेगा जिसे हम कहते हैं वेवेल योजना, वेवेल योजना, वेवेल योजना। और वेवेल योजना पर बातचीत करने के लिए आएगा शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना पर बातचीत करने के लिए जो सम्मेलन होगा उसको कहेंगे शिमला सम्मेलन। और शिमला सम्मेलन के बाद आपको पता है आएगी कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन इंडिया में आएगा, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री हिंदुस्तान में 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आएगा, और यह आता है 1945 में। वेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, और लास्ट जो होगा उसमें आता है माउंटबेटन योजना, उसमें आएगा माउंटबेटन योजना। तो यहां से मैंने ये सब आपको क्यों बताया कि यहां से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ऐसे 4 कोई भी नाम देकर के उसका क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ये जो पॉइंट्स है यहां से, ये जो पॉइंट मैंने यहां से बताए, ये सब आपको यहां से पूरा एकदम याद होना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा, तो यहां से मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं और एक एक पॉइंट को समझाता हूं। ध्यान से आप लोग समझना। मुद्दा क्या होगा कि लॉर्ड लिनलिथ को, जैसे आप लोग ध्यान रखना, जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है 1 सितंबर 1939 को, और जैसे ही हमला होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो ब्रिटेन युद्ध में शामिल हो जाता है। अब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो भारतीय वायसरॉय जो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो था, उसने कहा कि यूरोप के कुछ धुरी राष्ट्रों ने, नाजीवादी राष्ट्रों ने, फासिस्ट राष्ट्रों ने यूरोप के कुछ देशों को गुलाम बना लिया है, इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है उन गुलामों को आजाद कराएं। और ये कहकर के उसने भारतीय सेना को भारत से यूरोप की ओर रवाना कर दिया। इससे उस समय के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि आप भारत की सेना को वहां बाहर भेजते हो तो कम से कम इतना हमें फ्री हैंड दीजिए, आप हमें सत्ता हमारे हाथ में सौंपिए ताकि हम भी पार्टिसिपेट कर सके। नहीं तो आप सोचिए कि अगर हम एक गुलाम हैं और हमारी सेना किसी और गुलाम को आजाद कराने गई है, तो एक गुलाम दूसरे गुलाम को कैसे आजाद कर सकता है? एक गुलाम दूसरे गुलाम को किस प्रकार से आजाद कर सकता है? लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो ने नेहरू की बात को इग्नोर कर दिया। इससे नेहरू नाराज हुआ और उन्होंने अपनी प्रांतीय सरकारों से कहा कि तमाम प्रांतीय सरकारें इस्तीफा दे दीजिए। आपको पता है कांग्रेस के अंदर 8 प्रांतों की कांग्रेस में 1937 में सरकार बनी थी। कांग्रेस के 8 प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। लगभग 18-19 महीने वो सरकारें रही थी। अब कांग्रेस भी कूद चुकी है, लेकिन जब राष्ट्रीय आंदोलन अंतिम पड़ाव की ओर है और हमारी एक आंख से अगर खुशी का आंसू निकल रहा है कि हम आजादी की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी आंख से दुख का आंसू भी निकल रहा है, क्योंकि उसी समय 1940 के अंदर पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। पृथक राष्ट्र का, सेपरेट नेशन का प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1940 में पास कर दिया। अब एक एक पॉइंट को हम पढ़ते जाएंगे और वहां से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव।
सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। किसने पेश किया? तो उस समय के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने पेश किया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीयों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सक्रिय सहयोग प्राप्त करना। मतलब उसका उद्देश्य कोई आजादी दिलाना नहीं था, उसका उद्देश्य संविधान सभा बनाना नहीं था, बल्कि एट द स्पॉट वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था ताकि भारत में किसी प्रकार का बड़ा आंदोलन खड़ा ना हो। इसलिए यहां पर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया, जिसका उद्देश्य भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना था। वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने इसको पेश किया था। यहां पर 3 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा? नंबर एक इसमें कहा, क्या? आप चिंता मत कीजिए, युद्ध के बाद आपके लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट, अगस्त प्रस्ताव का पहला बिंदु क्या था? युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट, वह कौन सा प्रस्ताव था जिसमें अंग्रेजों ने पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की बात कही और यह भी कहा कि यह भारतीयों से मिलकर बनेगी, एक प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा के गठन की बात कही। लेकिन यहां पर गुस्से वाला पॉइंट क्या था? जैसे आपसे सरकार कह दे कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका एनटीपीसी का, आपका रेलवे का, आपका एसएससी का एग्जाम कोविड-19 जैसे खत्म होगा उसके बाद आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो आप बताइए, आपके अंदर गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? कोविड पता नहीं कब खत्म होगा, आपकी चुनाव की रैलियां हो सकती है, तो हमारा एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? तो ऐसे करके इन्होंने कहा युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन हो जाएगा। उस समय कुछ अता पता नहीं था कि युद्ध कब तक खत्म होगा, इसलिए कांग्रेस इस बिंदु से नाराज होती है। पहला पॉइंट। दूसरा, सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना कर दी जाएगी, वार एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना कर दी जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मान लीजिए आज आप घर जाते हो या अपने रूम पे जाते हो और वहां आपको शादी का कार्ड मिलता है कि ओहो मेरी सिस्टर की शादी है, तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? जाहिर सी बात है आपको दुख होगा कि आपकी सिस्टर की शादी और आपको बुलाया तक नहीं गया, आपको पूछा तक नहीं किया गया। आपने घर पे फोन किया, घर वालों का नाराज मत हो, ज्यादा गुस्सा मत हो, अब शादी संबंधित तमाम समितियों का तुझे मेंबर बना दिया जाएगा। तो आपने कहा अब कौन सी समिति बाकी रह गई होगी? गहना आपने बना लिया होगा, कार्ड आपने छपवा लिए होंगे, टेंट वाले से आपने बात कर ली होगी, मुझे आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, आपने मेरे से कोई सलाह तक नहीं ली, मुझे कुछ पूछा भी नहीं गया, मैं भयंकर नाराज हूं। तो ऐसे ही यहां पर भारतीयों के नाता अब युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना का क्या मतलब? केवल सलाह यह लेनी थी कि भारतीय सेना को युद्ध में भेजना है या नहीं, वो आपने हमसे पूछा नहीं, और अब आप कह रहे हो कि युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना कर दी जाएगी। तो ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट था युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। मैं यहां पर पॉइंट भी बोल रहा हूं और उस पॉइंट का ये पॉइंट भी बोल रहा हूं कि इससे कांग्रेस वगैरह नाराज क्यों हुई। जैसे पहले युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन, दूसरा युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना कर दी जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत दोनों के प्रतिनिधि होंगे। कांग्रेस ने कहा कि अब बनाने से क्या मतलब, केवल आपको एक बात करनी थी कि भारतीय सेना को युद्ध में भेजना है या नहीं भेजना है। उसके बाद वायसरॉय की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाएगा। तीसरा बिंदु क्या कहा अगस्त प्रस्ताव में कि आप लोग नाराज मत होइए, वायसरॉय की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाएगा। वायसरॉय की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाएगा और उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, आपसे पूछे कि अगस्त प्रस्ताव के बारे में क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या रिएक्शन हुआ, तो ध्यान रखना कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और प्री एग्जाम के पॉइंट से आपसे पूछे कि अंग्रेजों ने पहली बार किस प्रपोजल के अंदर प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा के गठन की बात कही है, तो आएगा अगस्त प्रस्ताव। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग
कि जैसे ही अंग्रेज जो है, जैसे ही अंग्रेज कोई एक प्रपोजल देंगे और उससे नाराजगी होगी तो कांग्रेस कोई ना कोई मूवमेंट वहां पर शुरू कर देगी। जैसे आप देखोगे यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो यहां पर क्वेश्चन क्या होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसकी प्रतिक्रिया में आया था? तो उत्तर होगा अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होगा? अक्टूबर 1940 में, जिसमें पहले सत्याग्रही बनेंगे 17 अक्टूबर 1940 को। ध्यान रखना, आपसे पूछे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का कारण क्या था, तो ध्यान रखना व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में अगस्त प्रस्ताव से नाराज होकर कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया था। गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया था। और आप लोग यहां पे ध्यान रखना कि जैसे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, उसमें एक सदस्य खड़ा होता है और वो सदस्य खड़ा होकर कहता है कि गांधी जी, आपने कहा कि हमें व्यक्तिगत सत्याग्रह करना चाहिए। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होता है? तो इन्होंने कहा, जैसे आज होता है ना, डिस्टेंस का पालन करना है, एक दूसरे के नजदीक नहीं जाना है, समूह नहीं बनाना है, बल्कि इंडिविजुअली हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सत्याग्रह करेगा। तो उस सदस्य ने कहा, गांधी जी, मुझे लगता है कि हमें पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों की औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करना चाहिए। अब व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ हमें सामने आना चाहिए। ध्यान रखना, गांधी की कोई बात जब काटता था तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आता था। गांधी ने कहा, बैठ जाओ। मतलब उस सदस्य को गांधी ने बिठा दिया और गांधी ने कहा कि आप लोग ये मत समझना, आप लोग ये मत समझना कि मैं कांग्रेस के पीछे हूं, बल्कि ध्यान रखना पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो मेरे पीछे है। और तुम लोगों ने आज तक जितना काम किया है, उतना तो अगर मैं एक मुट्ठी धूल उड़ा दूं तो तुम्हारे से बड़ा मूवमेंट कर सकता हूं। यहां पर जैसे ही गांधी ये बात कहते हैं, वहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एकदम सन्नाटा छा जाता है, एकदम सन्नाटा छा जाता है। और फिर भी एक मेंबर ने पूछ लिया, कि गांधी जी, व्यक्तिगत सत्याग्रही क्यों? व्यक्तिगत सत्याग्रही क्यों? तो गांधी ने कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस जो कि साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शक्तियां हैं, वो निश्चित रूप से खतरनाक है, लेकिन उनकी तुलना में आज की तारीख में जापान का सैन्य शासन, जर्मनी का नाजीवाद और इटली का फासिस्टवाद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमें इस समय इन दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा कि फासिस्ट शक्तियां या साम्राज्यवादी शक्तियां। तो मुझे लगता है कि इस समय हमें साम्राज्यवादी शक्तियों का साथ देना होगा। इसलिए हमें विरोध तो करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से, व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से। इस समय बड़ा आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बड़ा आंदोलन चलाया तो अंग्रेजों को सेना की आवश्यकता पड़ेगी और सेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में है, और ऐसा हुआ तो अंग्रेज युद्ध हार सकते हैं। यह कह करके और यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है, यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है। अब उसके बाद में आपसे प्री में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा कि 17 अक्टूबर 1940 को पहला सत्याग्रही कौन बना था? आप लोग नाम लिखिए फटाफट, प्लीज आप लोग बताइए पहले सत्याग्रही कौन बने थे। तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार
वल्लभ भाई पटेल, और इस आंदोलन को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ध्यान रखना, जब व्यक्तिगत सत्याग्रहियों की संख्या हजारों में पहुंच गई तो अंग्रेजों को एहसास हुआ कि बड़ा मूवमेंट हो सकता है, इसलिए ब्रिटेन से एक मिशन भारत में आता है। इस मिशन को इतिहास में इस मिशन को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका लीडर जो था वो था सर स्टीफर्ड क्रिप्स था। और क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान कब आता है? तो ये मार्च 1942 में इंडिया में आता है। मार्च 1942 में सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो है मार्च 1942 में भारत आता है, मार्च 1942 के अंदर। अब आप कहोगे सर क्रिप्स मिशन इंडिया में आया ही क्यों, मतलब अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को क्यों भेजा? तो पहला पॉइंट होगा, ब्रिटेन को इस बात का डर था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को बड़ा रूप न ले ले, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर ही हजारों लोग सत्याग्रही बन गए थे, उनको जेलों में बंद कर दिया गया था। इसलिए अंग्रेज पहले से ही भारतीयों को शांत करने के लिए इस मिशन को भेजा था। और दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान जीत जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में जापान ने ब्रिटेन को बुरी तरह से पराजित किया। जब दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन को बुरी तरह से पराजित किया गया तो ऐसा लग रहा था कि जापान जो है वो तेज गति से भारत की ओर बढ़ रहा है और ये भारत के लिए खतरा है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि उस समय यूएसए और यूएसएसआर जो थे, अमेरिका और सोवियत संघ ने कहा कि आपको अगर युद्ध जीतना है तो आप अपने उपनिवेशों के अंदर शांति स्थापित कीजिए, वहां पर टाइम पास करवाइए, आपको सर टाइम पास का मतलब नहीं समझा मैं। टाइम पास का मतलब यह होगा दोस्तों कि जैसे क्रिप्स मिशन भारतीयों को बातों में उलझा कर रखे, लेना देना कुछ भी नहीं है, ताकि भारतीयों को उलझा के रखें और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आराम से लड़ ले। तो ध्यान रखना, 3 पॉइंट के कारण से वो क्रिप्स मिशन भारत में आता है। और क्रिप्स मिशन जो है, सर स्टीफर्ड क्रिप्स किस पार्टी का था? तो ध्यान रखना, वो लेबर पार्टी का नेता था। क्रिप्स जो था वो बेसिकली लेबर पार्टी का नेता था। और जिस समय उसको भेजा जाता है उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और चर्चिल जो है वो प्रधानमंत्री था, चर्चिल पीएम था। उसके बाद आप देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि क्रिप्स मिशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, तो क्रिप्स मिशन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? तो ये 4 बिंदु आपको याद रखने हैं। और ध्यान रखना, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे। पहला पॉइंट क्या होगा? क्रिप्स मिशन ने पहला पॉइंट कहा, भारतीयों हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान कर देंगे। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या मैंने बताया था, 1927 के अंदर जब साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है और साइमन कमीशन जब भारत में आता है तो उसका विरोध होता है और नेहरू कमेटी बनती है। उस नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में पहला पॉइंट था 1928 में भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए। यह बात है 1928 की। और जब 1928 में मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी तो पूरी की पूरी कांग्रेस ने विरोध किया था कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब पूर्ण स्वराज चाहिए। मतलब हमने तो डोमिनियन स्टेटस को 1928 में नकार दिया था और 1929 में 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हो जाती है। तो अब डोमिनियन स्टेटस की बात करके उसने कहीं ना कहीं जले पर नमक छिड़कने का काम किया। मतलब इस बिंदु से कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टियां राजी नहीं होगी बल्कि और अधिक नाराज होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, क्रिप्स मिशन ने यह कहा कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों
और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना कर दी जाएगी। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना कर दी जाएगी और उस भारतीय संघ के पास में कुछ विभाग दे दिए जाएंगे, बाकी विभाग प्रांतों के पास रहेंगे। तीसरा पॉइंट कहा कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। यह बात उन्होंने वहां पर भी की है अगस्त प्रस्ताव में। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि होंगे। लेकिन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से जो भारतीय आएंगे, 11 प्रांत थे, कौन कौन से? यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, पंजाब, ऐसे 11 प्रांत थे जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। वहां से निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे संविधान सभा में, और देसी रियासतें जो लगभग 562 थी, वहां से मनोनीत प्रतिनिधि भारत आएंगे संविधान सभा के अंदर। लेकिन यह संविधान सभा कब बनेगी? युद्ध के बाद। तो यह पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या था? देखो, पहला पॉइंट क्या कहा? क्रिप्स सिम्पसन ने कहा कि भारतीयों आप चिंता मत कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान कर देगी। दूसरा, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि होंगे। तीसरा पॉइंट, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। इस संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन लास्ट में एक पॉइंट नोट करके लिखा हुआ था, देखिए आप हरकत देखना, लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ नोट करके, परंतु ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा को तभी स्वीकार करेगी, परंतु ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को तभी स्वीकार करेगी जब इसमें नंबर 1 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई हो। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई हो। और दूसरा, यदि कोई प्रांत अलग होना चाहे तो प्रांत अलग हो सकता है। आपको शायद समझ में आया कि नहीं आया? यह ठीक बात वैसी है जैसे आपने किसी को, अपने साथी को 10,000 रुपए उधार दे रखे हैं और आपने उसको कहा कि यार भाई मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता थी, कब दे रहा है? कब दे रहा है? तो उसने फोन करके वापस क्या कहा, सुनना आप लोग। उसने कहा कि देख भाई, तू बार बार मुझे फोन मत किया कर, मेरा 4 अक्टूबर को आईएएस का प्री एग्जाम है, मैं 4 अक्टूबर को आईएएस प्री का एग्जाम दूंगा, उसके बाद मेरा प्री का रिजल्ट आएगा और प्री के रिजल्ट में मैं पास हो जाऊंगा तो मेंस का एग्जाम दूंगा, और मेंस के एग्जाम में अगर पास हो गया तो मेरा इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट के बाद जब मैं प्रॉपर आईएएस बन करके और मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद हो जाएगी तो मैं उस दिन तेरे कहे बिना ही तुझे 10,000 रुपए तेरे घर पे पहुंचा दूंगा। अब आप बताओ, कब तो उसका प्री होगा, कब प्री का रिजल्ट आएगा, कब उस रिजल्ट के बाद मेंस देगा, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू के बाद उसकी पोस्टिंग इलाहाबाद होनी चाहिए। मतलब गुस्सा आएगा। क्या कहा? युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा। वो संविधान सभा संविधान बनाएगी। वो संविधान जब बनकर तैयार होगा तो अंग्रेज उसको तब स्वीकार करेंगे जब उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की गई हो। यदि कोई प्रांत उसमें अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है। यह बात क्यों कही उन्होंने? क्योंकि उसी समय देश में विभाजन का आंदोलन चल रहा है, पाकिस्तानी आंदोलन शुरू हो गया है। तो वही लिख रहे हैं
कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और यदि कोई प्रांत अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है। एक प्रकार की साजिश है ये, बिल्कुल सही कहा शिल्पी शुक्ला आपने। अब ये मतलब कुल मिला के जब क्रिप्स मिशन आया और उसने अपनी रिपोर्ट दी तो उससे भारतीयों में शांति नहीं हुई, शांति नहीं हुई, बल्कि भारतीय और अधिक नाराज हुए। और गांधी जी जो अभी तक इनका साथ देने की कह रहे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह चला करके, उनको भी काफी नाराजगी हुई। और आप बताइए ये किसने कहा था कि ये तो एक ऐसा चेक है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है, जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है। अब आप लोग ध्यान रखना कि जब ऐसा हुआ तो कांग्रेस में भयंकर नाराजगी हुई। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था। मार्च 1942 में क्रिप्स इंडिया में आता है और क्रिप्स की बातों से काफी नाराजगी हुई, भारतीयों में गुस्सा पैदा हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन और तेज गति शुरू होगा। और जुलाई 1942 को वर्धा में एक बैठक होती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है वो बेसिकली वर्धा में होती है। वर्धा में बैठक होती है और वर्धा बैठक जो जुलाई 1942 को होती है, इसमें वही कांग्रेस वर्किंग कमेटी वापस बैठी हुई है, गांधी सामने है। तो गांधी ने कहा वक्त आ गया है, अब हमें एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। वक्त आ गया है, अब हमें एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। तो सॉरी, मैंने जो पहले बताई थी मुट्ठी वाली बात, वो यहां पर गांधी कहते हैं। क्यों कहते हैं? गांधी कहते हैं कि वक्त आ गया एक बड़ा आंदोलन करने का। तो वही व्यक्ति जिसको गांधी जी ने बिठाया था कि बैठ जा, बड़े आंदोलन का समय नहीं आया 1940 के अंदर, वही व्यक्ति बैठा बैठा पीछे मुस्कुरा रहा था। इससे गांधी को गुस्सा हुआ और गांधी ने कहा आप लोग ध्यान से सुनना, यह मत सोचना कि मैं कांग्रेस के पीछे हूं, बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस मेरे पीछे है। और आपने आज तक जो कुछ किया है वो तो मैं अगर एक मुट्ठी धूल उड़ा दूं तो आपसे बड़ा आंदोलन कर सकता हूं। कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि जुलाई 1942 के अंदर यह बैठक, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, लेकिन 16 जुलाई 1942 के आसपास बैठक होती है। और इस बैठक में, वर्धा बैठक में, गांधी जी को एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। बड़ा आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन में वो तमाम कारण आएंगे जो इससे पहले हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों से पूछे बिना भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना और अनेकों भारतीयों का वहां पर शहीद हो जाना, पहला पॉइंट। दूसरा, अगस्त प्रस्ताव के प्रति प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन से गुस्सा फूटना, जापान द्वारा अंग्रेजों को पराजित करना और जापान तेज गति से भारत की ओर बढ़ रहा है। अब आप कहोगे सर, जब जापान भारत की ओर बढ़ रहा है तो यह जग जाहिर है कि जापान की दुश्मनी भारत के साथ नहीं है, जापान केवल भारत की तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत ब्रिटिश उपनिवेश है, इसलिए अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसलिए छोड़ो कि तुम्हारे चक्कर में वो आ रहा है और जापान तुमसे भी अधिक खतरनाक है। जापान तुम्हारे से ज्यादा खतरनाक, इसलिए अंग्रेजों भारत छोड़ो। आप लोग ध्यान रखना, 16 जुलाई की एक बार डेट देखना, 14 जुलाई या 16 जुलाई, वर्धा बैठक होती है जुलाई 1942 में। और इसमें गांधी जी को एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है।
और उस समय आपको पता है कि कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। तो थोड़ा समय तो चाहिए ना लोगों को बताने के लिए। उस समय केवल रेडियो था, तो रेडियो के माध्यम से यह प्रचार जगह जगह पर किया गया कि आप सब लोगों से यह निवेदन है कि आप सब लोग सुने, गांधी जी 8 अगस्त गांधी जी 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, आजादी के बारे में कुछ बोलेंगे। आप सब ग्रामीण वासियों को, शहरी वासियों को, भाइयों को, पुरुषों को, महिलाओं को, सबको यह कहा जाता है कि आप 8 अगस्त की बात को जरूर सुनना। तो गांव गांव में प्रचार होता है, शहर शहर में प्रचार होता है कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के अंदर मीटिंग होने वाली है, कॉन्फ्रेंस होगी, गांधी बाबा बोलेगा, आप सब लोगों को सुनना है। अब दोस्तों 8 अगस्त 1942 का दिन आ जाता है। 8 अगस्त 1942 का दिन आ जाता है। 8 अगस्त 1942 का दिन आ जाता है। ध्यान रखना, इसे भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त रिवॉल्यूशन को। अब आप देखिए 8 अगस्त को मुंबई का ग्वालियर टैंक खचाखच भरा हुआ है और बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया जिसमें कांग्रेस के तमाम लीडर बैठे हुए हैं, तमाम लीडर बैठे हुए हैं। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा का पुजारी गांधी उस दिन हिंसक नजर आ रहा था, उस दिन हिंसक नजर आ रहा था। चारों ओर से गांधी पुलिस से घिरे हुए हैं और पूरा ग्वालियर टैंक खचाखच भरा हुआ है। गांव गांव में लोग, हर चौपाल में रेडियो लेकर बैठा हुआ है और रेडियो सुन रहा है कि आज रात को गांधी बाबा क्या बोलेगा। आठ अगस्त को कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और गांधी ने कहा, मैं बहुत कम बोलूंगा, लेकिन जितना बोलूंगा वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अंतिम शब्द होंगे। आप लोग अपनी जी जान लगा देना। और जो ध्यान से नहीं सुन रहा है वो बात को ध्यान से सुनना। अब दूर गांव में बैठा व्यक्ति अपने रेडियो को और सही करता है कि भाई कोई बात से वो चूक ना जाए। और गांधी कहते हैं कि मैं 3 बात कहूंगा, वो 3 बात आपको सुननी है। और गांधी ग्वालियर टैंक से घोषणा करता है, हिंदुस्तान सुनता है। वो चाहे देसी रियासत का गांव हो और चाहे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पेशावर के पास का कोई गांव हो, हर कोई उसको सुन रहा होता है। गांधी ने कहा, मेरी पहली घोषणा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आप लोग ध्यान रखना, कोई भी मेरे पास ब्रिटिश सरकार की तरफ से आए तो आजादी से कम का कोई प्रस्ताव लेकर मत आना। अब सिर्फ एक ही सिग्नल आपके लिए, आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, आप भारत छोड़ दीजिए। मतलब ध्यान रखना, गांधी ने कहा कि आप भारत छोड़िए, इससे कम किसी प्रस्ताव पर मैं सहमत नहीं होने वाला हूं। अब पूरी पुलिस, ब्रिटिश सरकार की पुलिस चारों ओर से खड़ी हुई है और आप ये सोचिए कोई सरकार को कह दे कि आप भारत छोड़िए यहां से, तो जाहिर सी बात है अगले 1 घंटे के अंदर गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं। 1 घंटे में नहीं, अगले 1 पल में गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो दूर दराज गांव में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो एकदम ऐसे तैयार हो जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो।
गांधी कहता है कि अभी आवेश में आने की आवश्यकता नहीं, मेरा दूसरा नारा सुनो। मेरा दूसरा नारा सुनो। दूसरा है करो या फिर मरो। अर्थात या तो हमें देश की आजादी के लिए कुछ करना है, या फिर हमें इस चक्कर में राष्ट्र के लिए अपना बलिदान देना है। और तीसरा पॉइंट गांधी का सुनना, गांधी जी को इस बात का पता था कि जिस लैंग्वेज का हम प्रयोग कर रहे हैं उससे अगले 1 घंटे में मैं ही नहीं, कांग्रेस के तमाम नेता गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसलिए गांधी कहते हैं कि मेरा तीसरा बिंदु आप लोग ध्यान से सुनना, कि अब प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता खुद होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता खुद होगा। किसी नेता की आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी घोषणा के साथ गांव गांव में बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कि अब मैं तैयार हूं, अब मैं अपना नेता खुद हूं। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, 8 अगस्त की रात को यह घोषणा होती है और 9 अगस्त की सुबह तक तमाम कांग्रेस के लीडर्स को गांधी सहित गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन रुकता नहीं है, क्योंकि यह ऐसा आंदोलन था जिसमें प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति, देश का प्रत्येक व्यक्ति अब अपना नेता खुद होगा। और इसी के साथ आजादी की मशाल जल जाती है कि अब अंग्रेजों भारत छोड़ो इससे कम पर नहीं होगा। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था? तो आप कहोगे 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में गांधी द्वारा घोषणा करने के तुरंत बाद में गांधी को बॉम्बे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस के तमाम नेताओं को रेल में भरकर अहमदनगर की जेल में बंद कर दिया जाता है। इसलिए ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था, परंतु सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो गांधी ने अपनी घोषणा में खुद ने कहा था कि अब प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं होगा। यही कारण है कि गांधी और तमाम नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद भी गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल, कॉलेज-कॉलेज के अंदर यह आंदोलन सतत रूप से आगे बढ़ता गया। यह आंदोलन सतत रूप से आगे बढ़ता गया। यह आंदोलन सतत रूप से आगे बढ़ता गया। इसी आंदोलन के दौरान कई नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों के माध्यम से, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। भूमिगत गतिविधियां इस आंदोलन की अपनी विशेषता थी। साथ ही साथ कई जगह पर समानांतर सरकारों की स्थापना हो गई, जैसे सतारा महाराष्ट्र में, तामलुक पश्चिम बंगाल के अंदर, बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे कई जगह पर समानांतर सरकारों की स्थापना हो गई। एक पत्रकार ने गांधी से पूछा कि गांधी जी, 5 फरवरी 1922 को जब चोरी चोरा कांड के बाद 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, तब आपने आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका आंदोलन हिंसक हो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन, आप इसे कब वापस लेंगे? तो गांधी ने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मुझे अहिंसा और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं अहिंसक बनना पसंद करूंगा। लेकिन वक्त की नजाकत है कि अगर मुझे कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं कायर बनने के बजाय अब हिंसक बनना पसंद करूंगा। अर्थात गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब वक्त झुकने का नहीं है,
अब वक्त डरने का नहीं है, अब वक्त केवल और केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी के लिए संघर्ष करने का अंतिम आंदोलन है। लेकिन सबसे अधिक दुख का बिंदु तो यह था कि जिस समय हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने आगे कर दिया और पृथक राष्ट्र का आंदोलन भी तेज हो गया। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान के प्रति हठधर्मिता बढ़ती गई। वो पाकिस्तान से कम पर सहमत नहीं हो रहे थे, इसलिए उस समय उसको रोकने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला पेश किया 1944 के अंदर, 1944 में, जिसे इतिहास में राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा जाता है। राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हो रहा क्या था, दिक्कत कहां पर आ रही है? दिक्कत यह थी कि जहां एक और कांग्रेस अब आजादी के लिए आगे बढ़ रही है, कांग्रेस का लक्ष्य आजादी हो गया है, तो मुस्लिम लीग जो है, उस मुस्लिम लीग का टारगेट भारत का विभाजन हो गया है। ध्यान रखना, इस बात को अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तरफ गांधी और कांग्रेस भारत की आजादी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इसी हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेने वाले कुछ गए गुजरे विभाजन की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और उसका नेतृत्व कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना। इसी को हम इतिहास में कहते हैं संवैधानिक गतिरोध का पैदा होना। इसी को हम इतिहास में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैरिकेशन का पैदा होना। संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया कि एक तरफ आजादी की मांग हो रही है, एक तरफ विभाजन की बात हो रही है, तो अंग्रेजों ने कहा पहले तुम डिसाइड कर लो कि विभाजन करना है या आजाद करना है या हमें भारत छोड़ना है, यह आप डिसाइड कर लीजिए। अंग्रेजों को मौका मिल गया। इस मौके को ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला पेश किया, जिसे इतिहास में राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहते हैं। इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया कि मुस्लिम लीग भारत की आजादी का समर्थन करे। मुस्लिम लीग भारत की आजादी का समर्थन करें। इससे आपको आवाज आ रही होगी कि लगभग ये बात तय हो गई थी कि मुस्लिम लीग को आजादी से मतलब नहीं था। मुस्लिम लीग भारत की आजादी का समर्थन करे, बदले में हम युद्ध के बाद मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में जनमत संग्रह करा देंगे। पहली बार कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता विभाजन की बात को स्वीकार कर रहा है, और वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं, सी राजगोपालाचारी जो 2 बार मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके और गांधी के सबसे नजदीक थे, उन्होंने कहा कि हम युद्ध के बाद मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में जनमत संग्रह करा दिया जाएगा, लेकिन तब तक मुस्लिम लीग भारत की आजादी का सपोर्ट करे। भारत की आजादी का सपोर्ट करे, और यदि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में जनमत संग्रह हुआ और पृथक राष्ट्र की मांग हुई, तो पृथक राष्ट्र दे दिया जाएगा। और उस पृथक राष्ट्र की स्थिति में एक संयुक्त कॉमन सेंटर बना दिया जाएगा। उस कॉमन सेंटर के पास 3 अधिकार होंगे: रक्षा, वाणिज्य और संचार। ये किसके पास होंगे? ये संघ के पास होंगे। ध्यान रखना, ये आंख बंद करके फेंका हुआ पत्थर था। आंख बंद करके फेंका हुआ पत्थर था। और जब कोई पार्टी का बड़ा नेता गलत बात बोलता है
एक प्रकार से ये बात बोल करके कहीं कांग्रेस ने यह नहीं दिखा दिया कि विभाजन तो होगा। इसलिए तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कांग्रेस ने कहा यह हमारा फॉर्मूला नहीं है, सॉरी, यह हमारा फॉर्मूला नहीं है, यह सी राजगोपालाचारी का अपना व्यक्तिगत बयान है। अगर ये सी राजगोपालाचारी का व्यक्तिगत बयान होता तो आप उन्हें कांग्रेस से बाहर निकालते हैं। और सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के बहुत नजदीक थे, गांधी के सबसे नजदीक नेताओं में से एक था। इसलिए आपसे पूछे कि क्या भारत के विभाजन को रोका जा सकता था? कहां रोकते? विभाजन तो 1944 में स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप देखिए सोनू कुमार प्रजापति, सर जनमत संग्रह कराने का मतलब पाकिस्तान के पृथक राष्ट्र रूप में स्वीकार करना था। यस सोनू, दिस इज राइट। अब गांधी को ऐसा लगा कि बातें अब हद से पार हो रही है, तो गांधी ने कहा जिन्ना से मैं बातचीत करूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना बॉम्बे में था, गांधी भी बॉम्बे में थे और लगभग 20 दिन तक, 20 डेज तक बॉम्बे में 9 सितंबर 1944 से लेकर 27 सितंबर 1944 तक गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच वार्ता चलती है, जिसे इतिहास में गांधी जिन्ना वार्ता कहा जाता है। लेकिन यह वार्ता सफल नहीं हुई क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान से कम किसी चीज पर सहमत नहीं था। साथ ही साथ वो गांधी जी की बात तो फिर भी मान जाता, लेकिन उसकी नेहरू से बनती नहीं थी, यह भी जग जाहिर है। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दो बड़े नेता एक प्रपोजल और रखते हैं। उस प्रपोजल को इतिहास में देसाई लियाकत समझौते के नाम से जाना जाता है। आप कहोगे सर देसाई कौन था? तो देसाई बेसिकली कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, भूलाबाई देसाई। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे भूलाबाई देसाई, और लियाकत अली मुस्लिम लीग का सबसे तेज तर्रार नेता था। और आप देखिए, सबसे तेज तर्रार समझता था अपने आप को जिन्ना, वो तो बनता है पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, और लियाकत अली बनता है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। और यही लियाकत अली अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनता है। तो इन दोनों ने, लियाकत अली बेसिकली मुस्लिम लीग का था, और इन दोनों ने मिलकर एक प्रपोजल पेश किया जिसे देसाई लियाकत समझौता कहते हैं। यह समझौता कब हुआ? 23 अप्रैल 1945। हालांकि बात तो जनवरी में स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों फॉर्मूला पेश करते हैं और कहते हैं कि केंद्रीय कार्यपालिका में दोनों की हिस्सेदारी बराबर होगी। प्लीज मान जाइए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो बनेगी उसमें दोनों की हिस्सेदारी बराबर करती जाएगी, और सेंट्रल असेंबली में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी जिन्ना नहीं माना, तो इसलिए यह प्रपोजल भी असफल हो जाता है। अब आप देखिए, अंग्रेजों ने भारत में बहुत मजे किए थे, और जब भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच इस प्रकार से सांप्रदायिकता फैल गई, तो अब भारत अंग्रेजों के किसी काम का नहीं रहा। साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज लगभग जीत की ओर बढ़ रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंग्रेजों ने लगभग जीत लिया है, लेकिन अंग्रेज जीत कर भी हार गए, क्योंकि अब वो सुपर पावर नहीं रहे। अब सुपर पावर अमेरिका और सोवियत संघ बन चुके थे, और जितना हराम का माल वो हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटेन में गए, वो पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लग गया। कहते हैं ना कि चोरी का माल हमेशा मोरी में जाता है। ब्रिटिश भारत में परेशान है, वहां पर
ब्रिटेन परेशान है, इधर वायसरॉय परेशान है, तो वायसरॉय ने रेडियो से एक घोषणा की। वायसरॉय उस समय लॉर्ड वेवेल था और वेवेल ने रेडियो के माध्यम से एक घोषणा की। उस घोषणा को कब किया? 14 जून 1945 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से रेडियो की घोषणा होती है, जिसमें वो पढ़ता है और वो कहता है कि वायसरॉय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। क्या कहता है वो? कि वायसरॉय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर दिया जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय। और प्लीज आप लोग लड़िए मत, हिंदू मुसलमान मत कीजिए, आप केवल हमें वायसरॉय की कार्यकारिणी में 2 पद दे दीजिए, एक तो वायसरॉय और दूसरा कमांडर इन चीफ। बाकी सब पद तुम ले लो, लेकिन प्लीज तुम लड़ो मत। कहने का मतलब यह हुआ, वेवेल को महसूस हो गया था कि जिस सांप्रदायिकता को, वैधानिक सांप्रदायिकता का रूप लेकर लॉर्ड मिंटो ने भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए थे, वो सांप्रदायिकता वो अब अंग्रेजों की गले की हड्डी बन चुका था। उसको न अब वो निगल सकते थे और न निकाल सकते थे। एक बार आप लोग पूरी ताकत के साथ एक साथ लिखिए जय हिंद, ताकि मेरे में एक जोश पैदा हो और मैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन की तमाम बातें आपके सामने पेश कर सकूं। अभी मैं टाइम और लूंगा, 10 से 15 मिनट टाइम और लूंगा, लेकिन आप आजादी तक पहुंचने तक पूरी ताकत के साथ लिखिए। दूसरा वो कहता है कि वायसरॉय की कार्यकारिणी में 2 पद हमारे लिए छोड़ दीजिए, वायसरॉय और कमांडर इन चीफ, बाकी सब पद आप रख लीजिए, लेकिन लड़िए मत। दूसरा कहता है कि मैं इस कार्यकारिणी में अपर क्लास हिंदू, स्वर्ण हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रख देंगे, आप लोग लड़े मत। और तीसरा, वायसरॉय के वीटो पावर को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसका हम प्रयोग भी नहीं करेंगे। 3 बातें कहता है। कौन? वेवेल। वायसरॉय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। पुनर्गठन करने के बाद अंग्रेज केवल अपने पास 2 पद रखेंगे। एक जमाना था एक भी पद नहीं दे रहे थे, अब कह रहे हैं सब रख लो, सब रख लो, 2 पद हमें दे दो। दूसरा, अपर क्लास हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। और तीसरा वायसरॉय के वीटो पावर को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, उसका प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। और वेवेल ने अपनी वेवेल प्लान पर बातचीत करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कांग्रेस की ओर से मौलाना आजाद गए थे, मुस्लिम लीग से जिन्ना गए थे। और 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन हुआ वेवेल प्लान पर। और उस प्लान के अंदर भिड़ते ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, वेवेल साहब अब बेवकूफ मत बनाइए। वेवेल ने कहा, भाई मैं कहां बेवकूफ बना रहा हूं? बोला, आप कह रहे हो कि अपर क्लास हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि अपर क्लास हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, तो हम तो वैसे ही 1/3 रहने वाले हैं। आप हमें क्या दे रहे हो? आप ऊपर कह रहे हो कि हमारी संख्या बराबर हो जाएगी। कहां से बराबर हो जाएगी? वो भी तो वकील था। कुल मिलाकर के उसके दिमाग में तो एक ही बात थी, पाकिस्तान। और उसकी सजा भी उसको मिलती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हठधर्मिता की, उसकी सजा मोहम्मद अली जिन्ना को मिलती है।
क्योंकि हमारे वतन की तासीर ये रही है, हमारे हिंदुस्तान की तासीर ये रही है कि इस जमीन में जिस जिसने जहर घोलने का प्रयास किया है, भारत मां ने उस जहर को वापस उल्टा निगल दिया है। निगला नहीं है, बाहर निकाल दिया है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर सम्राट अशोक को महान कहा जाता है, क्योंकि उसने उस समय जब वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तब भी उसने भारत की संस्कृति को समझा कि हिंदू मुसलमान ब्राह्मण सब क्या है। वो ब्राह्मणों को बौद्ध श्रमिकों के बराबर देता था। और भारत के इतिहास में अकबर को भी महान कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने भी भारतीय संस्कृति को समझा था। और हमारी संस्कृति में जिस जिसने जहर घोलने का प्रयास किया, हिंदुस्तान की संस्कृति ने उस जहर को कभी अपने अंदर नहीं लिया, बल्कि उसको बाहर निकाल दिया। इतिहास गवाह इस बात का। और हिंदू संस्कृति किसको कहते हैं, हिंदू कल्चर क्या है? जिस दिन हिंदू संस्कृति को समझ जाओगे, तो आपको शिकागो सम्मेलन पढ़ना पड़ेगा कि शिकागो समिट में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। असली हिंदुत्व को पहचानना तो आप गीता पढ़िए। गीता में क्या लिखा हुआ है? गीता पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का नैतिकता का सबसे बड़ा पाठ है। मॉरलिटी क्या होती है, यह गीता में लिखा हुआ है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946। अब आप देखिए, इससे पहले बताना चाहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। मित्र राष्ट्र सेकेंड वर्ल्ड वार जीत गए, लेकिन यह तो ब्रिटेन और फ्रांस की आत्मा ही जानती थी कि वो जीते थे या हारे थे। अर्थात वो जीत कर भी हार गए। वो जीत कर भी हार गए। ब्रिटेन में चुनाव हुए और ब्रिटेन में युद्ध का नेतृत्व करने वाले चर्चिल, जो कंजर्वेटिव पार्टी का था, बुरी तरह से पराजित हुआ। ब्रिटेन के अंदर नई सरकार आती है और उस नई सरकार का नेता था, नई सरकार बनती है लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी का एटली ब्रिटिश पीएम बनता है। ब्रिटिश पीएम एटली बनता है। और मैं एटली को भारत के पॉइंट से काफी अच्छा मानता हूं। क्लीमेंट एटली बनता है, बिल्कुल शिवशंकर। एटली लेबर पार्टी का पीएम बनता है और एटली अपनी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजता है कि प्लीज आप लोग जाइए, समस्या हमारे यहां पर कम नहीं है अब, इसलिए आप फैसला करके आइए। और एटली ने मानस बना लिया था कि वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और एटली ने कहा हमने मन ही मन स्वीकार कर लिया है, हम भारत छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे अचानक भारत छोड़ेंगे तो दुनिया ये कहेगी देखो अंग्रेज भारत छोड़ के भाग रहे हैं। इसलिए मेरे 3 कैबिनेट मंत्रियों, इज्जत के साथ जाओ और कोई प्रपोजल वहां से बात करके आओ। वो अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजता है। इस आधार पर इसे इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसे इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन कौन थे, तो आप देखिए। पहली बात तो कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में कब आया, तो मार्च 1946 के अंदर। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है और इसके 3 ऑब्जेक्ट थे। इसके 3 ऑब्जेक्ट थे। मतलब क्यों आ रहा है, तो पहला,
संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना। पहला पॉइंट क्या होगा? टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल बैरिकेशन, टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल बैरिकेशन, संवैधानिक गतिरोध का समाधान करना। आपको सर संवैधानिक गतिरोध क्या था मैंने समझा दिया है कि एक तरफ कांग्रेस आजादी की मांग कर रही है, मुस्लिम लीग पृथक राष्ट्र की मांग कर रही है, तो क्या किया जाए? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैरिकेशन है, इसका समाधान किया जाएगा। दूसरा, अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाए। यहां पर अंतिम नहीं है बल्कि अंतरिम सरकार है। और अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है कि अंग्रेज भारत का संविधान बनने से पहले, सपोज कीजिए ये हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान है, इस संविधान के बनने से पहले अंग्रेज जिसको सत्ता सौंपेंगे उस सरकार को अंतरिम सरकार कहेंगे। तो दूसरा होगा अंतरिम सरकार। अब आप कहोगे सर अंतरिम सरकार किसकी बनेगी? तो अंतरिम सरकार बनेगी संविधान सभा में जिसका बहुमत होगा। मतलब इस मिशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो 3 पॉइंट क्या है? संवैधानिक गतिरोध का समाधान किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा और अंतरिम सरकार का निर्माण। ये इसका ऑब्जेक्ट है किसका? कैबिनेट मिशन का। आप कहोगे सर कैबिनेट मिशन में कौन आया था? 3 कैबिनेट मंत्री। वो 3 थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो उस समय भारत सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। सर स्टीफर्ड क्रिप्स दूसरी बार हिंदुस्तान में आ रहा है, लेबर पार्टी का नेता है, उस समय व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। तीसरा एवी अलेक्जेंडर, जो उस समय नौसेना नेवी मंत्री थे, वो भारत में आते हैं। यह मिशन सबसे बातचीत करता है और मिशन बातचीत करने के बाद मिशन का माथा खराब हो जाता है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसी को संपूर्ण भारत चाहिए, किसी को आधा भारत चाहिए, कोई कह रहा है कि मैं जहां हूं वहां पर सही हूं, कोई कह रहा है मेरी जूनागढ़ को कुछ नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है मेरी कश्मीर रियासत को कुछ नहीं होना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। इन सब से बातचीत करने के बाद यह मिशन एक दिन पूरा गांधी जी को देता है और गांधी से बातचीत करता है। और गांधी से बातचीत करने के बाद 3 पॉइंट आते हैं। 3 पॉइंट ध्यान रखना। नंबर 1, पहला पॉइंट, इस मिशन ने कहा सबसे बातचीत करने के बाद कि पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव ही अतार्किक है। मतलब वो कौन सा मिशन था जिसने मुस्लिम लीग के पृथक राष्ट्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? तो आपका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान चप्पे चप्पे पर फैला हुआ है, आप कहां से पाकिस्तान दोगे? इसलिए इस मिशन ने सेपरेट नेशन की मांग को अतार्किक बताकर उसे अस्वीकार कर दिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और जो भारतीय संघ बनेगा उस भारतीय संघ के पास केवल 3 विषय होंगे। वो 3 विषय होंगे रक्षा, संचार और विदेश। इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट किसके पास होंगे? तो बाकी तमाम सब्जेक्ट जो है वो प्रांतों के पास होंगे। पहला पॉइंट, पाकिस्तान अर्थात पृथक राष्ट्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। दूसरा, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और इस संघ के पास केवल 3 सब्जेक्ट होंगे। और ध्यान रखना, जब संघ के पास सब्जेक्ट कम होते हैं तो संघ हमेशा कमजोर होता है और इसके पास केवल 3, रक्षा, संचार और विदेश, 3 सब्जेक्ट इसके पास में है। फिर कहा कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत है कितने थे? 11। इन 11 प्रांतों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। एक होगा ग्रुप ए, एक होगा ग्रुप बी और एक होगा ग्रुप सी। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा।
3 ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। और 3 ग्रुप कौन कौन से होंगे? तो पहला ग्रुप ए, और ग्रुप ए में कौन से होंगे? तो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार, सॉरी बंगाल नहीं, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। 6 प्रोविंस तो यहां पर होंगे। ग्रुप बी में होगा असम और बंगाल, और ग्रुप सी में होगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और सिंध। देखो आप, अंग्रेजों ने वैसे तो कह दिया कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया जाता है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि जब आप भारतीय संघ बना रहे हो, तो भारतीय संघ बनाने के बाद आपको इन प्रांतों को ग्रुप्स में डिवाइड करने की कहां आवश्यकता पड़ गई? और नीचे नोट करके लिखा हुआ था कि इन ग्रुप्स को रीग्रुपिंग करने का अधिकार होगा और ये अपना संविधान बना सकते हैं। मतलब अगर बी और सी मिल जाए तो पाकिस्तान बन जाएगा, और यही हुआ। इसका मतलब क्या था? और तीसरा पॉइंट पहले बता दूंगा आपको। इन्होंने कहा कि भारत में संविधान सभा का चुनाव होगा। संविधान सभा पूरी भारत के लोग चुनेंगे, जिसमें टोटल मेंबर 389 होंगे, 389। इसमें 296 ब्रिटिश भारत से आएंगे, जबकि 93 देसी रियासतों से आएंगे। देसी रियासतों से मनोनीत होंगे और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, इनडायरेक्टली होगा। और जो संविधान सभा में बहुमत प्राप्त करेगा उसकी अंतरिम सरकार बनेगी, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी बीमारी अंग्रेजों के समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब यह था कि वो जल्द से जल्द जैसे भी करके एक बार भारतीयों को सौंप करके निकल जाना चाहते थे, ताकि दुनिया को यह न लगे कि अंग्रेजों को भारत से भगा दिया गया। लेकिन अब जैसे ही यह प्रपोजल आया, जिन्ना को यह लग गया कि यार इसमें भारतीय संघ कमजोर बन रहा है और प्रांतों के पास शक्तियां होगी, साथ ही साथ ग्रुप जो है रीग्रुपिंग हो सकता है। इसलिए मुस्लिम लीग ने बैठक बुलाई और मुस्लिम लीग ने कहा कि हम कैबिनेट मिशन को स्वीकार करते हैं। इसके तुरंत बाद कांग्रेस की बैठक होती है। कांग्रेस में एक से एक वकील थे, उधर भी वकील थे। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय संघ तो कमजोर होगा, अवशिष्ट शक्तियां सबकी सब प्रांतों के पास में है, हमें स्वीकार नहीं है। मतलब कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया। उधर मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया था। जब वापस कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया तो बैठक होती है, और उस बैठक में क्या मेरी वॉइस आ रही है? तो उस बैठक में पहले मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया
बाद में कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस उसको अस्वीकार कर दिया। और जैसे ही कांग्रेस ने अस्वीकार किया तो कांग्रेस के बाकी लीडर्स आए और उन्होंने बातचीत की कि कब तक मना करते रहोगे, कम से कम इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसमें पृथक राष्ट्र नहीं बन रहा है, इसको स्वीकार कीजिए। तो दूसरी बार फिर कांग्रेस की बैठक होती है और कांग्रेस ने कहा हम इसको स्वीकार करते हैं। मतलब दूसरी बार में कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। जब दूसरी बार में कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तो मुस्लिम लीग की वापस बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने कहा अब हम इसको अस्वीकार करते हैं। देखिए आप, राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर जाकर क्या रूप लेता है। लेकिन जो भी हो, कैबिनेट मिशन के बहुत सारे पॉइंट्स पॉजिटिव थे, बहुत सारे नेगेटिव थे, लेकिन बनिस्पत यहां भारत का विभाजन नहीं था। अब क्या हुआ, अब क्या होता है कि संविधान सभा का चुनाव होता है। संविधान सभा का चुनाव होता है और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर थे और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होना था। जितने ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उसमें टोटल 296 मेंबर थे और 93 देशी रियासतों से आने थे। तो देशी रियासतों की बात छोड़ दीजिए, देशी रियासतों के तो मेंबर मनोनीत होंगे, लेकिन आप अगर यहां देखोगे तो ये 296 जो है ये कहां से आएंगे, तो ये आएंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और कमिश्नरी क्षेत्र से। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। और यह पहले तय था कि 1946 के अंदर जो चुनाव हुए प्रांतों के, उन प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी। और क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव होना था, जैसे आज की तारीख में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव आज होगा, तो चूंकि तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए राष्ट्रपति बीजेपी का बनेगा। उसी प्रकार उस समय अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस सरकार थी, इसलिए संविधान सभा में सबसे अधिक 389 में से 208 मेंबर किसके होंगे, 208 कांग्रेस के। अब जब कांग्रेस के 208 होंगे तो ध्यान रखना, अगर 400 टोटल होते तो 201 बहुमत होता, लेकिन यहां तो बहुमत कांग्रेस के पास में था। जब कांग्रेस के पास पीयूष पांडे, आपका नाम मैंने ले लिया, तो यहां पर कांग्रेस के पास जब बहुमत था तो जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग को यह लग गया कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के प्रपोजल को वैसे ही अस्वीकार कर दिया और भारत का जो संविधान बनेगा वो कांग्रेस की पसंद का बनेगा, वो कांग्रेस की पसंद का बनेगा, इसलिए हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये डेट फिक्स हो गई कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बन जाएगी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बन जाएगी और संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 के अंदर। देखिए आप, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आया, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने उसमें बहुमत प्राप्त कर लिया, तो मुस्लिम लीग को लगा कि हमारा तो कुछ भी नहीं रहा और यह तय हो गया था कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनेगी। अब इस सरकार के बनने से पहले ही मुस्लिम लीग ने घोषणा कर दी कि हमें हमारा राष्ट्र नहीं दिया गया, अब हम राष्ट्र लेंगे। मतलब वो भयानक रूप ले लेता है और उसने घोषणा कर दी कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी, डायरेक्ट एक्शन डे होगा। यह भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा काला दिन था। मुस्लिम लीग को राजी किया जाता है कि हम आपको अंतरिम सरकार में 5 सदस्य देंगे, 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 1 सिख, 1 ईसाई और 1 पारसी हो जाएगा, प्लीज आप लड़िए मत। लेकिन मुस्लिम लीग अपने आपे पे आ चुकी थी, अंग्रेजों ने मौन धारण कर रखा था।
16 अगस्त से पहले ही हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। एक हाथ दूसरे हाथ को काट रहा था, एक हाथ दूसरे हाथ को काट रहा था। यस मौनी गुप्ता 5 सितंबर को कल 11 बजे तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम टीचर्स को, एसएससी रेलवे का जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो अभियान शुरू हुआ है, हम सब लोग आपके साथ में हैं, आप निश्चिंत रहें। तो आप देखिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे बनाती है। उसको 5 सीट का ऑफर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं होती है। तब कांग्रेस अंतरिम सरकार में अपने 9 मेंबर शामिल कर देती है। आपसे पूछे कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, तो आप लोग ध्यान रखना, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल था और उसका उपाध्यक्ष नेहरू था। उपाध्यक्ष नेहरू था। उपाध्यक्ष नेहरू था। अब जब नेहरू अंतरिम सरकार में एज ए पीएम काम करने लगा तो वेवेल से पूछता ही नहीं था। वेवेल ने भारत में सत्ता में राज किया था, उसको लगा कि यार नेहरू कुछ करने नहीं दे रहा है। तो वेवेल दिसंबर में गया जिन्ना के पास कि जिन्ना आप सरकार में शामिल हो जाइए, अंतरिम सरकार में शामिल हो जाइए। जिन्ना ने कहा मुझे सरकार में शामिल नहीं होना है। बोला क्यों? बोला सरकार नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो वेवेल ने उसको कहा कि तुझे क्या पाकिस्तान बाहर बैठे बैठे मिल गया? देखिए आप कैसे लड़ाया जा रहा है। बोला नहीं, तो आप ऐसा कीजिए, अंतरिम सरकार में शामिल हो जाइए और सरकार के कामकाज को ठप कर दीजिए। वेवेल के कहने पर जिन्ना आ जाता है। अब अंतरिम सरकार में टोटल 14 मेंबर थे, जिसमें से 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 सिख, 1 ईसाई, 1 पारसी। तो मुस्लिम लीग ने कहा, जिन्ना ने कहा पहले तो कांग्रेस को कहो कि अपने बाकी मेंबर हटाए। कांग्रेस ने कहा हटा देंगे, आप आ जाओ। फिर उसने कहा मुस्लिम लीग ने कि कांग्रेस ने एक नेता मुसलमानों का अपने अंदर शामिल कर रखा है। मुस्लिम लीग को ही केवल मुसलमान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, इसलिए इनसे कहो कि केवल हिंदू प्रतिनिधि भेजे, मुसलमानों को बाहर करे। मुसलमान अगर कोई होगा तो वो केवल हमारी तरफ से होगा। तो नेहरू ने कहा मुझे शर्त स्वीकार नहीं है, ये लो इस्तीफा। वेवेल ने सोचा कि वो कैबिनेट मिशन आकर बहुत मुश्किल से सरकार बना के गया है, और ये समाचार अगर पहुंच गया ब्रिटेन कि भाई सरकार किसने गिरा दी, और ये समाचार मिल गया कि इसने, तो मेरी खाट खड़ी हो जाएगी। उसने जिन्ना को समझाया, भाई जिन्ना तेरे को दिक्कत क्या है, तेरे को दिक्कत क्या है? तो उसने कहा कि मुझे दिक्कत है कि मुस्लिम प्रतिनिधि केवल मुस्लिम लीग से होना चाहिए। वो हिंदू है और वो हिंदू होकर के किसी मुसलमान को भेज रहा है। उसका इशारा नेहरू की तरफ था। तो वेवेल ने सोचा कि ये भले ही वकील हो, लेकिन इसका माथा मोटा है, इसका दिमाग मोटा है। वेवेल ने उसको समझाया और कहा, क्या कहा कि सोच, अगर नेहरू हिंदू है और वो किसी मुसलमान को भेज रहा है, और तू मुसलमान है, तो मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूं, तू किसी हिंदू को भेज करके उसको बराबर कर दे। जिन्ना ने कहा यह ठीक है, और नंबर लग गया जोगेंद्रनाथ मंडल का, और मुस्लिम लीग ने जोगेंद्रनाथ मंडल को भेज दिया। कृष्णपाल, मैं राजस्थान से हूं, जयपुर से बोल रहा हूं। उसने जोगेंद्रनाथ मंडल को भेज दिया। इसी के साथ मुस्लिम लीग
अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है और उसके 5 मंत्री बन जाते हैं। लियाकत अली वित्त मंत्री बन जाता है। अब आप सोचिए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिनकी आपस में इतनी अनबन थी, वो एक ही सरकार में शामिल हो जाए तो क्या बन सकती थी? क्या नहीं। भारत में सांप्रदायिक दंगे और तेज हो गए। भारत में सांप्रदायिक दंगे और तेज हो जाए। जब भी मैसेज किया जाता लॉर्ड वेवेल को एटली की तरफ से कि कैसा है रे तू, वेवेल कैसा है, तो वेवेल एक ही बात कहता कि हमें जल्दी से बुला लो। एक तरफ तो ये बहुत लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ गांधी कह रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें बुला लो। तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने वेवेल से कहा, तू आ जा, तेरे बस की बात नहीं है। इसी के साथ वेवेल को वापस बुला लिया जाता है। वेवेल को वापस बुला लिया जाता है। अब एटली का माथा खराब, और एटली ने काफी दिमाग लगाने के बाद अपने तेज तर्रार व्यक्ति को तैयार किया। उस तेज तर्रार व्यक्ति का इतिहास में नाम आता है माउंटबेटन। उसका इतिहास में नाम आता है माउंटबेटन। एटली उस समय प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। एटली पीएम था और एटली ने माउंटबेटन से कहा कि यार माउंटबेटन, न हमें भारत चाहिए, न हमें भारत पे राज करना है। जो खेल था वो खेल लिया। अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वैसे ही परेशान हैं। इधर से ही वेवेल डेली मरे हुए समाचार भेजता है। मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूं कि माउंटबेटन, तू हिंदुस्तान ऐसे जा और ऐसे आ कि दुनिया को यह न लगे कि देखो अंग्रेज भारत छोड़कर भाग रहे हैं। देखो अंग्रेज भारत छोड़कर भाग रहे हैं। तू जा और कोई फैसला ही करके वापस आना। अब तुम भारत का वायसरॉय बन के नहीं जान रहे हो, बल्कि वायसरॉय तो तुम्हारा नाम होगा। तुम ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक एजेंट के रूप में जा रहे हो। तू ऐसे जा और ऐसे वापस आ कि दुनिया को यह न लगे कि देखो अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं। माउंटबेटन का बचपन का नाम डिकी बर्ड था, इसलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यह भी आता है, डिकी बर्ड प्लान क्या था? डिकी बर्ड प्लान क्या था? डिकी बर्ड प्लान क्या था? माउंटबेटन जो है, लॉर्ड माउंटबेटन, नहीं, इतना आसान नहीं था। जैसे अभी अफगानिस्तान से अमेरिका निकला था, आपको पता है अफगानिस्तान से कैसे निकला है। अब माउंटबेटन हिंदुस्तान में आता है। अच्छा, पहले एक बात बताइए, आप लोग मुझे कहिए, लगभग क्लास चलते हुए 1.5 घंटा हो गई है। क्या मैं देश को आजाद कराऊं? क्या देश को आजादी कराऊं? थोड़ा सा समय बाकी है, क्या आप लोग मेरे साथ रहेंगे? तो माउंटबेटन हिंदुस्तान में आता है, और माउंटबेटन हिंदुस्तान में आने के बाद तमाम भारतीयों से अलग अलग बातचीत करता है। माउंटबेटन जो है भारत के चप्पे चप्पे पर घूमता है और वो सबसे बात करता है। आपको सर किससे बात करता है? वो किससे बात करता है? वो देसी रियासतों के राजाओं से बात करता है, आमेर रियासत से बात करता है, जोधपुर रियासत से बात करता है, जूनागढ़ रियासत से बात करता है, कश्मीर रियासत से बात करता है, हैदराबाद रियासत से बात करता है, गांधी से बात करता है, वामपंथियों से बात करता है, मुस्लिम लीग से बात करता है,
कृषक प्रजा पार्टी से बात करता है, यूनियनिस्ट पार्टी से बात करता है, लेकिन सबसे बात करने के बाद माउंटबेटन का माथा खराब हो गया, क्योंकि हर कोई अपना दलिया दल रहा है। हर कोई अपना दलिया दल रहा है। कोई कह रहा है कि जूनागढ़ को आप आजाद बना दीजिए, कोई कह रहा है हैदराबाद को आप आजाद कर दीजिए, कोई कह रहा है कश्मीर को आजाद कर दीजिए, कोई कह रहा है इस रियासत को ऐसे कर दीजिए, कोई कह रहा है मुझे इतना सा पाकिस्तान दे दीजिए, कोई कह रहा है मुझे अखंड भारत चाहिए, कोई कह रहा है इतना भारत चाहिए। माउंटबेटन का सर खराब हो गया और उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में जो रणनीति अपनाई गई थी, जिसे यूरोप में बाल्कन प्लान कहते हैं, और बाल्कन प्लान के तहत यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे देश बनाए गए थे, छोटे छोटे देश बनाए गए थे। और वो कहता है माउंटबेटन ने क्या किया, एक प्लान तैयार किया। उसने कहा समझ में मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है, और उसने एक प्लान तैयार करके, और उसने प्लान जो तैयार किया वो क्या था कि भारत में जो जहां से देश मांग रहा था उसको देश देने की तैयारी हो गई। उसी को बाल्कन प्लान कहते हैं। मतलब जितनी भी रियासतें उतने सब के सब देश बन जाएंगे। उस समय भारत के गृह मंत्री अंतरिम सरकार के अंदर सरदार पटेल थे, और सरदार पटेल के होम सेक्रेटरी थे, आईएएस अधिकारी थे मेनन साहब, मेनन। और बाल्कन प्लान माउंटबेटन ने मेनन साहब को दिखाया। मेनन साहब ने कहा माउंटबेटन साहब आप ये क्या कर रहे हो, हमारे हिंदुस्तान के इतने टुकड़े। उन्होंने कहा आप गृह मंत्री जी को दिखाइए। गृह मंत्री हमारे सरदार पटेल थे। वीपी मेनन ने सरदार पटेल को दिखाया। सरदार पटेल का माथा खराब हो गया। सरदार पटेल ने कहा मैं तो काफी पेशेंस वाला व्यक्ति हूं जो इसको झेल जाऊंगा, इतने टुकड़े की बात कर रहे हो, लेकिन ये नेहरू को मत दिखा देना वो अखंड भारत का पीएम बनना चाह रहा है। और आप भगवान के वास्ते आपके इस बाल्कन प्लान को यहीं पर दफन कर दीजिए, हमें यह प्लान नहीं चाहिए। इतने टुकड़ों से अच्छा है कि अंग्रेज हमारे पे राज करते रहे, हमारे हिंदुस्तान की धरती को आप इस प्रकार से मत काटिए। और इसी के साथ जो बाल्कन प्लान था, वो बाल्कन प्लान यहीं पर ध्वस्त कर दिया गया। बाल्कन प्लान, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, बाल्कन प्लान जो है वो यहीं पर ध्वस्त कर दिया जाता है। बाल्कन प्लान ध्वस्त कर दिया जाता है। फिर माउंटबेटन सरदार पटेल से, वीपी मेनन साहब से, नेहरू से और इनसे मिलने के बाद एक नया प्लान तैयार करता है। उस नए प्लान को इतिहास में उस प्लान को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। उस प्लान को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। और चूंकि माउंटबेटन का बचपन का नाम डिकी बर्ड था, इसलिए इस प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। और डिकी बर्ड प्लान क्या था? यह भारत की आजादी और भारत के विभाजन का और देशी रियासतों के भविष्य का अंतिम प्रस्ताव था। लास्ट सेशन था ये। अब क्या किया गया? इसमें
3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना तैयार की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अब क्या था? नंबर 1, इस प्लान के तहत यह कहा गया कि संविधान सभा अपना काम करती रहेगी। क्या कहा गया? संविधान सभा अपना काम, चूंकि संविधान सभा 1946 में बन गई है, तो संविधान सभा अपना काम करती रहेगी और जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहां पर वो संविधान लागू नहीं होगा, लेकिन संविधान सभा अपना काम करती रहेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो था वो था, सेकंड पॉइंट था कि देशी रियासतों को यह तय करना है, देशी रियासतों को। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट था कौन सा? संविधान सभा, कि संविधान सभा अपना काम करती रहेगी और जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहां पर यह लागू नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, सेकंड पॉइंट इसका था, दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु जो था वो था कि देशी रियासतों को यह तय करना है कि उन्हें भारत के किस भाग के साथ रहना है। मतलब 562 से अधिक देशी रियासतें थी और उन 562 से अधिक देशी रियासतों को यह भविष्य खुद को तय करना है कि उन्हें किस भाग के साथ जाना है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर बाध्यकारिता नहीं थी। ये एक बड़ी चैलेंज था, ये बाध्यता नहीं थी, बाध्यता नहीं थी। तो देशी रियासतों के बारे में कहा गया कि उन्हें तय करना है कि उन्हें भारत के किस भाग के साथ रहना है। तीसरा पॉइंट, अब आप देखिए, तीसरे पॉइंट को हम देखें उससे पहले यह हमारा भारत, और इस भारत में ये आप देखोगे तो 1, 2 और 3 और 4 और 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, संविधान सभा अपना काम करती रहेगी और जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहां पर लागू नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, देशी रियासतों को यह तय करना है कि उन्हें भारत के किस भाग के साथ रहना है। तीसरा पॉइंट, तीसरा आप देखिए यहां पर आ गया, तीसरा यहां पर नाम है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि जिस समय माउंटबेटन प्लान आया है उस समय यह तय हो गया है कि भारत का विभाजन होगा, यह तय हो चुका है। तो यहां पर क्या लिखा कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है, उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है, उस उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह होगा। उत्तर पश्चिमी प्रांत में क्या होगा? जनमत संग्रह होगा। ध्यान रखना, मैं प्लान भी बता रहा हूं और प्लान के साथ उसका आगे का बिंदु भी बता रहा हूं, आप लोग समझना। क्या था? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये कहां पर है? ये आज का जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान का ऊपरी हिस्सा जो हमारे कश्मीर के साथ लगता है, जिसकी राजधानी पेशावर है, उसको कहते हैं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़ा नेता था खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा, हम मर जाएंगे लेकिन भारत मां को नहीं छोड़ेंगे। ये खान साहब के जब बोल थे। और जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह हुआ तो वहां पर चीटिंग हुई और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 50% से अधिक लोगों ने कह दिया हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। यह फैसला खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के बिल्कुल अगेंस्ट में था। और जब यह फैसला आया, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते हैं, तो उन्होंने कहा, आपको पता होगा सीमांत गांधी को आजादी के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा, जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह हुआ और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान के साथ चला गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा, कांग्रेसियों, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया, इतिहास माफ नहीं करेगा आपको कभी। आपने हमें इन भेड़ियों को सौंप दिया है। हमने आजादी की जंग में क्या नहीं दिया, हमने अपनी जान निछावर कर दी, और आपने हमें इन भेड़ियों को सौंप दिया है। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब मुस्लिम लीग और जिन्ना को भेड़िया कहते थे। और आप देखिए, पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान हमारा जानी दुश्मन है, लेकिन हिंदुस्तान ने खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया, क्योंकि उसके रग रग में हिंदुस्तान का खून दौड़ता था। लेकिन आप लोग यहां इस पॉइंट को ध्यान रखें, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह हुआ और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान के साथ चला गया। चौथा, एक यहां पर था, असम का जो सिलहट क्षेत्र था, वो सिलहट क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा थे। तो आप लोग ध्यान रखना, असम के सिलहट में भी जनमत संग्रह होता है। असम की सिलहट में भी जनमत संग्रह होता है, और सिलहट भी पाकिस्तान में चला गया, जो आज बांग्लादेश का पार्ट है। चौथा, अब ये हो गया। अब आप आइए बंगाल के अंदर, अब आप आइए पंजाब के अंदर। पंजाब जो है, इस पंजाब में क्या फैसला किया गया? पंजाब में क्या फैसला किया गया? यह कहा गया कि जो पंजाब है, इस मान लीजिए ये पंजाब है, तो इस पंजाब के दो पार्ट हैं, आधा पंजाब उधर, आधा पंजाब इधर। और जाहिर सी बात है कि जो पंजाब उधर वाला है, यहां पर मुस्लिम ज्यादा है, और इस वाले पंजाब के अंदर सिख और हिंदू ज्यादा है। तो क्या फैसला किया गया? पंजाब का फैसला पंजाब की विधानसभा करेगी। उस समय पंजाब में विधानसभा थी, जैसे आज हमारे हर राज्य में विधानसभा है। पंजाब का फैसला पंजाब की विधानसभा करेगी, और उस विधानसभा की बैठक बुलाई जाए। उस बैठक में जो पश्चिमी पंजाब है, उसके मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के एमएलएस की बैठक अलग बुलाई जाए, और पूर्वी पंजाब के एमएलएस की बैठक अलग बुलाई जाए। उसमें यदि कोई एक भी पक्ष विभाजन चाहे तो विभाजन कर दिया जाए। मतलब पंजाब का भविष्य किसके द्वारा तय किया गया था? तो उत्तर होगा, पंजाब का भविष्य पंजाब की विधानसभा के द्वारा। इसी प्रकार, और आपको पता है कि इस साइड के जो एमएलएस थे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो वो पंजाब चला गया पाकिस्तान में, ये पंजाब हिंदुस्तान में रह गया। यहां पर तीसरा था सिंध। देखो पीयूष पांडे कितनी चिंता कर रहा है मेरी। अब आप देखिए, इसके बाद में यहां पर सिंध के बारे में सिंध की विधानसभा को तय करना था, और सिंध की विधानसभा ने अपनी वोटिंग, चूंकि 90% मुस्लिम थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में किया। अब रह गया बंगाल। बंगाल में यह कहा गया कि बंगाल विधानसभा की बैठक बुलाई जाए, और बंगाल विधानसभा में जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम के साइड के, उनकी एमएलएस की बैठक अलग बुलाई जाए, और पूर्वी बंगाल के एमएलएस की बैठक अलग बुलाई जाए। पश्चिमी बंगाल के अंदर अधिकांश हिंदू है, पूर्वी बंगाल में अधिकांश मुसलमान है। कोई भी एक पक्ष चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। इतने बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? संविधान सभा, देशी रियासत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध,
बंगाल और सिलहट। साथ ही साथ यह कहा गया विभाजन की स्थिति में दोनों देशों के बीच में सीमा आयोग का गठन किया जाएगा और ये सब पॉइंट आपके हो गए हैं। सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। विभाजन को स्वीकार क्यों किया? क्योंकि खुद सरदार पटेल कहते हैं कि कटा फटा ही सही, लेकिन अब स्वस्थ भारत चाहिए, हेल्दी इंडिया चाहिए। अगर ये हमारे साथ रह भी गए और इन्हें पाकिस्तान जाना है तो आने वाली कई पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। इसलिए फैसला जो भी हो वो भविष्य के हिसाब से हो। और इस प्रकार आपको पता है माउंटबेटन प्लान जो है, ये माउंटबेटन प्लान, इसी माउंटबेटन प्लान को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश संसद ने स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश संसद ने इसको पास कर लिया। इसी को हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसको कहा जाता है। मतलब जब माउंटबेटन प्लान को ही ब्रिटिश संसद स्वीकार कर लेती है तो इसी के साथ एक अधिनियम आया, जिस अधिनियम के माध्यम से भारत की आजादी और भारत का विभाजन दोनों तय हो गया। उसी को हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब एक तरफ यह डेट घोषित हो गई थी कि 15 अगस्त को हर हालत में भारत आजाद हो जाएगा। 15 अगस्त लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। आजादी का जश्न बहुत नजदीक था। एक आंख से खुशी के आंसू निकल रहे थे, लेकिन दूसरी आंख साथ साथ में रो भी रही थी। रो इसलिए रही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थानांतरण था जब करोड़ों लोग जो है भारत छोड़ के पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। कई लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़ करके हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। एक आंख से अगर हमारे खुशी का आंसू निकल रहा था तो दूसरी आंख रो भी रही थी। गांधी का यह अहिंसात्मक आंदोलन अपने अंतिम चरण में हिंसक हो गया था। बंगाल में, पंजाब में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। बंगाल में एक जगह थी नोआखली जहां पर दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आजादी की तिथि नजदीक आ चुकी थी। लाल किले से झंडा फहराया जाना था। गांधी ने कहा झंडा तुम फहरा लेना, मुझे नोआखली के दंगों को बुझाने दो। गांधी चले गए बंगाल के नोआखली में और वहां पर जाके गांधी बैठ गए और गांधी ने कहा कि कोई अगर दंगा करेगा तो पहले मुझे मारेगा। उन्होंने नोआखली में दंगा रोकने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और आप लोग ध्यान रखना, वतन की आजादी का वक्त आ चुका था। लाल किले से राष्ट्रीय झंडे को लहराना था। सांकेतिक रूप से झंडे को लहराना था। अंतरिम सरकार में सबसे प्रमुख चूंकि पंडित नेहरू थे, इसलिए पंडित नेहरू के हाथ में झंडा रहना था। सरदार पटेल की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने देशी रियासतों का विलय करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। पंद्रह अगस्त मतलब 14 अगस्त की रात को दिल्ली की सड़कें खचाखच भर गई। हर कोई आजादी के उस पल को देखना चाहता था कि हमारा हिंदुस्तान किस प्रकार से आजाद होगा।
कई पीढ़ियां खत्म हो गई इस आजादी को प्राप्त करने के अंदर। हजारों लोगों की हड्डियां भारत के खेतों में पड़ी थी, लेकिन आजादी का दस्तूर आ चुका था। एक बंगाल के अंदर एक पत्रकार गांधी से मिलता है। गांधी किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उस पत्रकार ने कहा कि गांधी जी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि देश की आजादी का झंडा आप ले रहे हैं। आप लाल किले की प्राचीर से आप राष्ट्रीय झंडे को ले रहिए गांधी जी, प्लीज। कहते हैं कि आजादी की बात को सुनकर और दंगों का नाम सुनकर गांधी रो पड़ता है और गांधी की आंखों से भयंकर आंसू की धारा चल निकलती है। कहते हैं उसी समय एक पत्ता गिरता है पेड़ से और वो गांधी के आंसू उस पत्ते पे गिर जाते हैं। गांधी ने वो पत्ता उस पत्रकार को दिया और कहा, मेरी तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को कहना कि आपको आजादी बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, हमारी 5 पीढ़ियां आजादी को प्राप्त करने में लग गई। 15 अगस्त का दिन आ गया। भारत के चप्पे चप्पे पर लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन विडंबना इतनी थी कि उसी के साथ हमारे देश का विभाजन भी हो गया। उसी के साथ हमारे देश का विभाजन भी हो गया। तो आपको मेरी तरफ से आजादी बहुत बहुत मुबारक। आज मैंने लंबी क्लास ली, आप लोगों ने मेरी क्लास को अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।